जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत। जब आपको आपके कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र, तो उस पर आपका पेपर का नाम लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2026, 2027 के लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्लास 1 है और यूनिट 1 है। आपके 8 यूनिट है, 8 यूनिट आपके एग्ज़ाम से पहले सभी को करा दिया जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उससे पहले आपका सारे यूनिट कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस क्लास को आगे अपने दोस्तों के साथ, अच्छा पहले क्लास देख लीजिएगा तब शेयर करिएगा, जब क्लास अच्छा लगेगा तब। ठीक है, तो 8 यूनिट कवर करा देंगे और सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सकेंगे। 3 साल मेरे साथ आपको रहना है। ठीक है, चले आज के इस क्लास में टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा में है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। चाहे आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हों या चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित, जैसे मान लीजिए डीडीयू से संबंधित कई कॉलेज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको महात्मा गांधी से संबंधित कई कॉलेज होंगे, तो इन सभी कॉलेजों में यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो सिलेबस है और जो सिलेबस का नेम है, ठीक है, पेपर का नेम है, वो आपका सेम होना चाहिए। यानी अर्थशास्त्र के जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, चले भारत में कहीं भी रहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आज इसमें पूछा गया है, व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है? तो जो व्युत्पन्न मांग होती है वह उत्पाद से संबंधित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अच्छा, व्युत्पन्न मांग क्या होती है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा। तो मैंने कहा है कि की पॉइंट के साथ मैं पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट के साथ मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि व्युत्पन्न मांग अगर उत्पाद से संबंधित है तो व्युत्पन्न मांग होता क्या है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्युत्पन्न मांग किसी वस्तु या सेवा की मांग से जुड़ी होती है और इसका संबंध जो होता है किसी दूसरी वस्तु या सेवा की मांग से होता है। यानी जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे उदाहरण में अभी आप समझ जाएंगे। देखें, अगर कपड़े की मांग बढ़ती है तो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के या फिर जो कपड़े बनाने के लिए जो साधन हैं उन सभी की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया व्युत्पन्न मांग क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। चले, और मैं आपको बता देता हूँ लिखित एग्ज़ाम की मैंने भी तैयारी कराई है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है लिखित का, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा जिनका लिखित एग्ज़ाम है। ठीक है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो अपना आसान तरीके से, शानदार तरीके से देख लें। जिनका लिखित है वो भी इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। नोट्स के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है आपका, मांग प्रभावित होती है। तो जो मांग है यह आय में परिवर्तन से प्रभावित होती है, वितरण में परिवर्तन से प्रभावित होती है। जो मांग प्रभावित होती है कीमत में परिवर्तन से भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो जो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये सत्य है, तो ये मांग वक्र का ढाल होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखें, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के पीछे कई कारण हैं। पहला है कीमत और मांग में व्युत्क्रम संबंध। आमतौर पर कीमत में गिरावट के साथ
मांग बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत यानी उच्च कीमतों पर मांग कम होती है और कीमत जो होते हैं वो उसकी मांग ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यह नियम मांग के नियम को बहुत प्रभावित करता है। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है, ठीक है। मांग और वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के पीछे कई सारे कारण हैं, यही सारे कारण हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आय प्रभाव, आय प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन से है, ठीक है। उपभोक्ता यानी कस्टमर, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में समझ रहे होंगे, हिंदी में कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, ठीक है। जब आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं या सेवाओं की मांग बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, इसमें आप कमेंट करिए कि सर इस क्लास का, यानी जो यहाँ पर वीडियो सेंड किया रहता है, क्लास सेंड की रहती है मैंने, वहाँ पर आप कमेंट करिए सर इसका हमें क्या इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में से पीडीएफ चुरा करके अपने चैनल पर डालते हैं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। चलें, निम्न में से कौन मांग का निर्धारक नहीं होगा, बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वस्तु का उत्पाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों की जो कीमत होती है यह मांग का निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, मांग में संकुचन एवं विस्तार से क्या होता है। तो मांग में संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र का जो ढाल होता है बदल जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अच्छा, मैं लास्ट में आप लोगों को 2 सूत्र बताऊंगा, ठीक है। वो सूत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दोनों सूत्र पूछे जा चुके हैं, तो इस साल आने की संभावना ज़्यादा है और 2025 के एग्ज़ाम में भी आने की संभावना ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। लास्ट में वो दोनों सूत्र देख करके जाएंगे। चले, छठवां प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य है, किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य है किसी विशेष कीमत एवं विशेष समय पर मांगी गई वस्तु की मात्रा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका इसमें पूछा गया है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति, तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाएगी भैया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, उपभोक्ता यानी कस्टमर की बचत कम होने के क्या कारण हैं। तो कस्टमर की बचत होने के कारण है अधिक संतुष्टि, ठीक है। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो आपका बचत ज़्यादा होगा। वस्तु की कीमत समान होना, ठीक है। वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक संतुष्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर सभी हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है आपका, उपभोक्ता यानी कस्टमर की बचत को सर्वप्रथम किसने दिया। तो कस्टमर की बचत को सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उपभोक्ता की बचत की धारणा सबसे पहले साल 1844 में फ्रांस के अर्थशास्त्री और इंजीनियर ड्यूपिट ने दी थी। यहाँ कई सारे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उपभोक्ता की बचत की धारणा किस सन में दी गई थी, 1844 में। अच्छा, ड्यूपिट किस देश के रहने वाले थे, ये फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने उपभोक्ता की बचत यानी जो कस्टमर हैं इनकी बचत की धारणा को ड्यूपिट ने दिया था, ठीक है। उन्होंने इसे सापेक्षिक उपयोगिता या उपभोक्ता का किराया यानी कस्टमर रेंट कहा था। अच्छा, वहीं जो डॉक्टर मार्शल जी हैं इन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसके लिए उपभोक्ता की बचत यानी कस्टमर्स सरप्लस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। चले, आपके एग्जाम में पूछा जाता है उपभोक्ता की बचत, ठीक है, यानी कस्टमर्स सरप्लस की अवधारणा किसने दी थी, डॉक्टर मार्शल ने दी थी, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, यस जो यक्स अक्ष है इसके समानांतर मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग की लोच, तो मांग की लोच जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है,
एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होगी। तो एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है वह क्या होती है? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र की आकृति होती है। तो गिफिन वस्तुएं, ठीक है, यानी गिफिन जो वस्तुओं की मांग वक्र है, इसकी जो आकृति है वह ऊपर की ओर उठती हुई होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कहीं कहीं आपका ऐसे लिखा रहेगा ऊपर की ओर झुकी हुई। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में लिखा रहता है। तो दोनों मैंने बता दिया, दोनों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, पैरेटो का अर्थशास्त्र आधारित है। तो पैरेटो का जो अर्थशास्त्र है यह उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस आर्थिक संस्था के अध्ययन से संबंधित है? यह व्यक्तिगत से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मार्शल, पीगू, एडम स्मिथ या फिर सैमुअल्सन? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो अर्थशास्त्र के, अच्छा, इसमें इस प्रश्न को दो तरह से पूछता है। जो प्रश्न है ये सेम रहेगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वहाँ पर आपके चाणक्य या फिर कौटिल्य लिखा रहता है। ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य लिखा रहता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो भी आप ध्यान रखेंगे। और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में पूछेगा तभी आप याद रखिएगा, एडम स्मिथ है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। या फिर अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इस तरह से पूछा रहेगा और ऑप्शन में कौटिल्य या चाणक्य नहीं दिया रहेगा तो एडम स्मिथ ध्यान रखिएगा उत्तर होगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यदि इन चारों में से एडम स्मिथ का नाम नहीं लिखा रहेगा तो कौटिल्य या फिर चाणक्य लिखा रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे चाणक्य या फिर कौटिल्य होगा। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपका, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो एसपी पीगू को। ठीक है, एसपी पीगू को कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसको कौटिल्य ने लिखी, यानी चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, चाणक्य ने, ध्यान रखेंगे। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इन चारों में से जेएस मिल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, अर्थशास्त्र की विकासोन्मुख परिभाषा किसने दी है? तो ये सैमुअल्सन ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, समाजवाद के जन्मदाता कौन है? समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि यह आर्थिक नियोजन होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, अर्थव्यवस्था को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया, इसमें किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है? निजी और सार्वजनिक आप समझ रहे होंगे, निजी जो आपका हो, सार्वजनिक जो सभी का हो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आपका खुद का या फिर सभी के क्षेत्रों में सह अस्तित्व होता है। किसका होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से पूंजीवादी देश नहीं है। तो देखें यहाँ पर जो आपका अमेरिका है, यूएसए, ये एक पूंजीवादी देश नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, मांग व कीमत में संबंध होता है। तो मांग व कीमत में किसका संबंध होता है? तो ये मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। ध्यान रखेंगे, ऐसे सिचुएशन में जो प्रश्न नंबर 25 है
लगभग 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो सी लगा कर चले आते हैं, ठीक है। एकदम आँख मूंद कर कहेंगे सी सही है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। हमेशा ध्यान से पढ़ करके जाइएगा जब भी आप जाइए, ठीक है, एग्जाम हॉल में। चले प्रश्न नंबर 26 देखेंगे क्या पूछा जा रहा है भैया। अर्थशास्त्र है, कला है या फिर विज्ञान है? तो जो अर्थशास्त्र है कला और विज्ञान दोनों है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, सामाजिक कल्याण फलन सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया भैया? तो बर्गरसन एवं सैमुअल्सन ने किया, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, किस अर्थशास्त्री का संबंध नव कल्याण अर्थशास्त्र से नहीं है? तो जो साथियों आपके माल्थस हैं, ठीक है, जो माल्थस हैं इसमें, ठीक है, माल्थस, इनका जो संबंध है वह नव कल्याण अर्थशास्त्र से नहीं है। बाकी जो पैरेटो हैं, काल्डोर हैं और हिक्स हैं, इनका जो संबंध है अर्थशास्त्र के नव कल्याण से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें प्रश्न नंबर 29 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिकतम उपभोक्ता की बचत देगी? तो नए मॉडल की कार देगी, एक फर कोट देगा, या फिर रेफ्रिजरेटर, या फिर नमक? बताइए कौन सी वस्तु अधिकतम उपभोक्ता यानी कस्टमर को बचत देगी? तो जो नमक है यह सबसे ज़्यादा बचत देगी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, उपभोक्ता यानी जो कस्टमर होते हैं इनकी बचत की धारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इनकी धारणा की जो प्रथम प्रयोग है वह ड्यूपिट ने दिया था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है आपका, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। अब मांग की कीमत लोच से चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र के संबंध में लोच यानी इलास्टिसिटी शब्द का उपयोग किसी आर्थिक चर को बदलने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, यहाँ मांग की लोच से अभिप्राय नहीं है। मांग की मतलब यहाँ मांग की कीमत लोच का जो मांग की कीमत लोच है इसको नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर आपका लोच को बताया जा रहा है। लोच होता क्या है? जब आप लोच समझेंगे तो आपको अर्थशास्त्र काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लोच के बारे में बताऊंगा कि लोच क्या है। देखें, अर्थशास्त्र के संबंध में लोच यानी इलास्टिसिटी शब्द का उपयोग किसी आर्थिक चर को बदलने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। यदि एक चर के परिवर्तन से दूसरा चर, ठीक है, अधिक परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि लोच अधिक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में कमी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई उत्पाद हो रहा है, मान लीजिए कोई भी उत्पाद हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई भी चीज़ किसी कंपनी में बनाई जा रही है तो उसके मूल्य में कमी की जाए, उसके दाम में कमी की जाए तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ेगी, उसके लिए लोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? मान लीजिए अगर कोई पेप्सी की फैक्ट्री है, ठीक है, तो पेप्सी की फैक्ट्री में उसके जो मूल्य हैं उसमें कमी की जाए तो बिक्री कितनी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी, इसी के लिए आपका लोच शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोच किसे कहते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 32 है, पूर्णतः लोचदार मांग के संदर्भ में मांग की लोच का मान होगा। तो देखें, लोचदार मांग के संदर्भ में मांग लोच का जो मान होता है यह आपका अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है। प्रश्न नंबर 33 देखें क्या पूछा गया है, मांग की आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे, मांग की आड़ी लोच का जो सिद्धांत है इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर ये बताइए, मांग की आड़ी लोच इनमें से कोई नहीं है तो मांग की आड़ी लोच होता क्या है? चलिए इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखें, मांग की आड़ी लोच दो उत्पादों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करती है, यानी दो उत्पाद यानी दो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके बीच के संबंध का मूल्यांकन करती है मांग की आड़ी लोच, ठीक है। जब उसमें से
एक की कीमत में बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए पेप्सी का उत्पादन हो रहा है और आटा का, ठीक है, दो कंपनी में दो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनमें से मान लीजिए आपके आटे के कीमत में बदलाव होता है, तो यह एक उत्पाद की मांग में सापेक्ष बदलाव को दर्शाता है। ठीक है भैया, सीधे सीधे दर्शा रहा है जब दूसरे उत्पाद की कीमत बढ़ती या गिरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, मांग की लोच की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है। ठीक है, मांग की लोच, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका मांग की आड़ी लोच के बारे में बात नहीं की जा रही है, मांग की लोच की अवधारणा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मांग की लोच की अवधारणा किसने दी थी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मांग की लोच की अवधारणा, अच्छा शुरू में जो मैंने बताया उसे ध्यान रखिएगा, ड्यूपिट। ठीक है, यहाँ पर आपका मार्शल जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं इसलिए मैंने दोनों एक साथ बताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मांग की लोच की अवधारणा विकसित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है। उन्होंने 1890 में प्रकाशित अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में मांग की लोच को परिभाषित किया था। अल्फ्रेड मार्शल ने लोच की अवधारणा का आविष्कार करने के 4 साल बाद ही मांग की मूल्य लोच का आविष्कार किया था। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 34 है, सबसे कम मांग की लोच किसकी है, कार की, नमक की, घर की या फिर टीवी की। अभी आपको मैंने समझाया था लोच क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे कम मांग की जो लोच होती है वह नमक की होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा क्यों है सर, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपकी अभी बहुत मजा आएगा आपको। देखें, जिन वस्तुओं को जरूरी माना जाता है उनकी मांग की लोच कम होती है। ठीक है, जिन वस्तुओं को जरूरी माना जाता है उनकी मांग की लोच कम होती है। मान लीजिए नमक क्या है, बहुत ज़रूरी है, खाने में नमक ज़रूरी है, अगर नमक नहीं है तो आपका खाना बेकार हो जाएगा, तो वो क्या है, उसकी मांग की लोच सबसे कम होगी नमक की। ठीक है, इन वस्तुओं पर उपभोक्ता यानी जो कस्टमर हैं विलासिता के बजाय ज़रूरी के तौर पर भरोसा करते हैं, ज़रूरी है ही भैया। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे बिजली हो गई, गैस हो गया, तेल हो गया, और पानी की मांग की लोच कम होती है। ठीक है, अच्छा, नमक की मांग को भी अत्यधिक लोचहीन माना जाता है क्योंकि यह बिना किसी करीबी विकल्प के एक बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, अधिक आय लोच वाली वस्तुएं हैं, अनिवार्य हैं, घटिया हैं या फिर विलासिता हैं। तो अधिक आय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी महंगी। ठीक है, महंगी लोच वाली वस्तुएं जो होती हैं वह घटिया होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। सर ये कैसा पढ़ा रहे हैं, घटिया होती है। चलिए मैं आपको की पॉइंट के माध्यम से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं इसके माध्यम से समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे लास्ट तक। देखें, जिन वस्तुओं की मांग की आय लोच एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसकी जो मांग है वो मांग की आय से लोच मतलब एक लोच से ज़्यादा होती है, तो ये विलासिताएँ वस्तुएँ होती हैं। ठीक है, यानी मांग की आय लोच को इस तरह से समझा जा सकता है, कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से कम है तो वह वस्तु अनिवार्य वस्तु है। ठीक है, यानी जैसे नमक हो गया, अगर किसी वस्तु, मान लीजिए नमक एक वस्तु है, ठीक है, उसकी जो मांग की आय है लोच एक से कम है तो वह अनिवार्य वस्तु है। ध्यान देंगे, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से ज़्यादा है तो वह वस्तु विलासिता वस्तु है। अब आपको समझ में आ गया विलासिता जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की मांग, ठीक है, उसकी आय लोच शून्य होता है, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच शून्य है तो आय में बढ़ोतरी के साथ उस वस्तु की मांग में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे लास्ट वाला यहाँ पर, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच ऋणात्मक है तो वह घटिया वस्तु है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप अब आपको समझ में आ गया घटिया वस्तु क्या है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच ऋणात्मक है तो वह घटिया वस्तु है। विलासिता की वस्तुओं में क्या क्या आते हैं, कपड़े आते हैं, महंगी कारें, नामें और महंगे गहने शामिल होते हैं। ठीक है, विलासिता वस्तुओं में। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे क्या पूछा गया है, मांग की लोच गुणात्मक होता है या परिणात्मक होता है या फिर दोनों होता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, मांग की लोच जो होती है परिणात्मक होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। तो साथियों जो इसमें आय सिद्धांत है
यह आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत और बाजार सिद्धांत, ये जो तीनों सिद्धांत है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के हिस्सा हैं। ठीक है, जो हिस्सा है इनको भी याद रखिए और जो हिस्सा नहीं है उनको भी याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? कैसे निजी लाभ अधिकतम किया जाए, यह आपका ठीक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है आपका, प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो जो कमी होती है यह प्रमुख आर्थिक समस्या है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या होती है क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, किसी अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी। किस अर्थशास्त्री ने, बताइए। बिल्कुल, जो रॉबिन्स हैं इन्होंने चुनावी समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका इसमें पूछा गया है, उत्पादन संभावना वक्र ढाल। तो उत्पादन संभावना जो वक्र ढाल होता है वह मूल बिंदु से अवतल की ओर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता? तो देखें, पूंजीवाद को माना जा सकता है, समाजवाद को भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी प्रमुख आर्थिक प्रणाली माना जा सकता है, लेकिन भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक को प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, किस आर्थिक प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो साथियों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसका जो आर्थिक प्रणाली होता है यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। शुरू में मैंने कुछ प्रश्नों के बाद इस प्रश्न को मैंने अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 45 है, मांग की लोच की अवधारणा को किसने दिया? मांग की लोच की जो अवधारणा है इसको शुम्पीटर ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग का मान होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, आप लोग जो मैंने सूत्र कहा था आपको मैं बताऊंगा, वो सूत्र देख कर ही जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर 47 है, क्षैतिज मांग वक्र जो डी है वह दर्शाता है, यह अनंत लोचदार मांग को दर्शाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए, मैं आपको दो सूत्र है जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले मैं आपको उन सूत्रों को बताता हूँ, फिर मैं क्लास को एंड करूँगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए वक्त लगेगा तो भैया ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखें, मांग की आय लोच का सूत्र है, तो मांग की आय लोच का सूत्र इन चारों में से कौन है? आप सभी लोग बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मांग की आय लोच का सूत्र है ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वाई गुणे वाई अपान क्यू। ठीक है, अच्छा सर, ई वाई का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब, डेल्टा वाई का मतलब, वाई और क्यू का मतलब बता दीजिए। बिल्कुल, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले मैं ई वाई के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ई वाई आपका क्या है? तो जो ई वाई है साथियों, यह क्या होता है, यह आय लोच होता है। क्या होता है? आय लोच है आपका ई वाई। ठीक है, अब डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा और वाई अपन क्यू क्या होता है? तो यहाँ जो आपका क्यू है, ठीक है, यहाँ जैसे क्रॉस है आपका, ठीक है, गुणे में है, तो ध्यान रखेंगे क्यू क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। क्यू क्या है भैया हमारा? जो क्यू है यह मांगी गई मात्रा है। क्या है? मांगी गई मात्रा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यू क्या है हमारा? मांगी गई मात्रा है। अब डेल्टा क्यू क्या है हमारा भैया?
तो जो डेल्टा क्यू है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। जो डेल्टा क्यू है यह मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? मांगी गई, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मांगी गई मात्रा में, ठीक है, परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अब क्यू बता दिया, डेल्टा क्यू। अब वाई और डेल्टा वाई के बारे में बताना है। तो वाई क्या है? तो यहाँ पर जो आपका वाई है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो आपका डेल्टा वाई है, पहले डेल्टा वाई के बारे में जान लीजिए। डेल्टा वाई क्या है? जो डेल्टा वाई है यह आय में परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? आय में परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा वाई क्या है? आय में परिवर्तन है। और जो वाई है यह क्या है आपका? तो यह क्या है? आय है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। मांग की आय लोच का सूत्र क्या है? ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वाई गुणे वाई अपान क्यू। ठीक है, तो जहाँ ई वाई है यह आय लोच है, और जो क्यू है यह मांगी गई मात्रा है, और जो डेल्टा क्यू है यह मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, और जो आपका डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है, और जो वाई है यह आपका आय है। ठीक है, समझ में आ गया साथियों? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे आगे स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको दूसरा प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, दूसरा वाला सूत्र जो है, देखें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा बाहर शोर हो रहा है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सड़क पर घर है मेरा। देखें यहाँ पर आपका पूछा गया है मांग की आय लोच का सूत्र है। तो मांग की आय लोच का सूत्र है डेल्टा डी अपान डेल्टा आई अपान आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा डी है, डेल्टा डी अपान डी है, यह क्या है? तो डेल्टा डी अपान डी जो है मांग में प्रतिशत परिवर्तन है। क्या है? मांग में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मांग में प्रतिशत, ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन है। और जो आपका डेल्टा आई है अपान आई, डेल्टा आई अपान आई है, यह क्या है? यह आय में प्रतिशत परिवर्तन है। क्या है? आय में प्रतिशत, आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको मैंने दोनों बता दिया। साथियों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल क्लास है ये। आपके 8 यूनिट है, एग्जाम से पहले आपको 8 यूनिट मैं तैयार करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।